नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द ब्यूरोक्रेट सीरीज में। जैसा हम देख रहे थे, मैं लगातार ऑफिसर्स के इंटरव्यू करता हूं। आप जानते हैं आपके बीच जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनको, उनकी वर्किंग स्टाइल को, साथ ही ये ऐसे आइकन्स हैं जिनको बहुत सारे यूथ फॉलो करते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर प्रशांत चौबे की, जो एडीसीपी इंदौर हैं अभी। सर 2002 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। इनकी जर्नी कैसे रही, कैसे इन्होंने तैयारी की, क्या कंडीशंस रही, ये सारी चीज़ें मैं आज आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंटरव्यू जो सर का इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको देना चाहूँगा। सर ने पीएचडी किया है हिंदी लिटरेचर से, और सबसे बड़ी बात, इंदौर में जो नाम इनका है वो शायद ही किसी आईपीएस ऑफिसर का हो, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है पुलिसिंग में रहते हुए लिए, जिसके लिए इन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। फिक्की का स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड जो है वो भी इन्हीं के नाम है, इंदौर पुलिस के नाम है। ऐसे कई सारे कीर्तिमान हैं, सत्यकाम वॉलंटियर है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? मैं एक बार एक डिस्कशन में था तो कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर आपको इंटरव्यू करना है, अगर आपको जानना है स्मार्ट पुलिसिंग कैसे होती है, तो आप डॉक्टर चौबे से मिलिए। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहला सवाल ये है कि जब हम अपने बीच अधिकारियों को देखते हैं कि ये आईएएस हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे यूथ हमेशा मोटिवेट होते हैं, तो किस प्रकार के चैलेंजेस जो हैं आपकी लाइफ में रहे कि आईपीएस की आपकी जर्नी कैसे रही? देखिए, ऐसा है कि चैलेंजेस लाइफ में आते ही हैं, और हर लाइफ जो है, हर लाइफ का एक पैटर्न है और एक यात्रा है। जैसा कि जहाँ तक मेरा मानना है, हर व्यक्ति के जीवन की एक पूरी कहानी होती है। जैसे हम, अगर आप पढ़ने का शौक आपको हो तो उपन्यास पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, तो हर जीवन एक पूरा उपन्यास होता है, और उसमें बीच बीच में छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं जो विभिन्न इवेंट्स पे आती हैं, और वो कहानियाँ खत्म होती रहती हैं। इस जीवन में, इस उपन्यास में आपके हंसी के, खुशी के पल होते हैं, जो आपके जीत के पल होते हैं, हार के पल होते हैं। तो हर जीवन में हर प्रकार का मिक्सचर आपको मिलेगा। इसमें मुख्य ये है कि आपके जीवन में आने वाली चुनौतियों को आप किस प्रकार से लेते हैं, और किस प्रकार से आप जो आपके डार्क फेज है, जो आपके जीवन का डार्क फेज है, जिसमें आपको परेशानियां आ रही हैं, जिसमें आप परेशानी फील कर रहे हैं, जिसमें आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं, जिसमें आप हार फील कर रहे हैं, उनको आप किस तरह से लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि वही आदमी का परीक्षण होता है। जब सोना कसौटी पे खरा उतरता है तो वो सोने के भाव बिकता है, और नहीं उतरता है तो उसको माटी के मूल्य बेच दिया जाता है। तो सोना अगर कसौटी पे खरा उतर रहा है तो वो कसौटी हमारे जीवन की परेशानियां हैं, हमारे जीवन की दुरूहताएं हैं, हमारे जीवन में जो कमियां हैं, जो हार है, जो पराजय है, वो सब हमारी कसौटियां हैं। उन कसौटी पर अगर हम खरा उतरते हैं तो जीवन जो है आपका मजबूत होता है, सफलता की तरफ आगे बढ़ता है। मेरा ऐसा व्यक्तिगत सोच है कि हमारे जीवन में परसेप्शन बहुत काम करते हैं। हमारा परसेप्शन क्या है? अगर आपका परसेप्शन ये है कि बाई डिफॉल्ट आपको काम करना है, और आराम आपका जो एक्सेप्शन है, तो आपके काम करने की दिशा बदल जाएगी। और अगर आपका परसेप्शन ये है कि नहीं, मैं तो आराम के लिए बना हूं, मेरे को तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, काम मैं टाइम से करता हूँ, तो ये एक सिर्फ परसेप्शन, सोच का, हमारे मन की सोच का ही विचार है जो आपको काम के प्रति अग्रसर करता है। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं लगातार देखता रहता हूँ, तो उसमें ये परसेप्शन ही काम करता है। जो स्टूडेंट्स ये परसेप्शन लेके चलते हैं कि उनको काम में ही लगना है, काम ही, तो वो लक्ष्य पा जाते हैं। 18 घंटे तक में पढ़ाई करते हैं, 5-7 घंटे में अपना सारा काम निपटाते हैं। और बाकी दूसरे स्टूडेंट्स हैं, वो बाकी परसेप्शन लेके चलते हैं कि भाई आराम, और हमारा खेल, और हमारा वीडियो गेम, हमारा स्टूडेंट, हमारा दोस्त, हमारी फिल्म, हमारा टीवी, यूट्यूब सब हमारा है, उसके बाद हमें पढ़ाई करनी है। तो वो फिर सफलता के लिए लैगिंग करते हुए विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप अपने जीवन के ऊपर, व्यवस्थाओं के ऊपर, देश की व्यवस्थाओं के ऊपर लगाते पाए जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हमारा जीवन संघर्षों के लिए बना है, और हम अगर उठा के देखें हमारे जो आदर्श हैं, हमारे भारत के परम आदर्श भगवान श्री राम को देखें, भगवान श्री कृष्ण को देखें, तो हम देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी हमारे आदर्श जो है, वो कभी भी उनने कितना राज किया। भगवान श्री राम जब अयोध्या के राजा बन गए, उसके बाद की बात हम नहीं याद करते। हम रामचरितमानस से बात पढ़ते हैं, दिन रात 24 घंटे सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला विश्व का ग्रंथ रामचरितमानस है। तो उसमें हम क्या देखते हैं? भगवान श्री राम का संघर्ष देखते हैं। वनवास की यात्रा, पहले वो युवावस्था में बन जाते हैं, वहां राक्षसों से युद्ध करते हैं, फिर 14 वर्ष वनवास करते हैं, रावण से पूरा उनका संग्राम होता है। तो जीवन का संघर्ष ही काउंट होता है। इसलिए संघर्ष से डरे नहीं। संघर्ष के लिए अपने मन में एक परसेप्शन बना ले कि जीवन संघर्ष है, जीवन युद्ध है, लगातार लड़ने का नाम है, आराम करने का नाम नहीं है। हमने कितना आराम किया कोई काउंट नहीं करेगा।
हमने कितना काम किया, ये पूरा दुनिया इस पर आपको सलाम करेगी। डेफिनेटली सर, जब हम देखते हैं तैयारी के समय 12th पास करने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास चॉइस जो है, चॉइस ऑफ ऑप्शंस, कि मुझे ये भी करना चाहिए, ये एक बैकअप लेके भी चलते हैं जब भी लोग सिविल सर्विस के फील्ड में आते हैं। तो आपके हिसाब से एक बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? बेस्ट अप्रोच ये है कि सबसे पहले तो हमें अपनी प्रवृत्तियों को देखना चाहिए। हर व्यक्ति की प्रवृत्तियाँ अलग अलग होती है। कुछ लोगों का ब्रेन जो है, कुछ लोगों का ब्रेन और जिसका ब्रेन सेट है, स्किल सेट है उसका, वो एनालिटिकल होता है, कुछ लोगों का थ्योरेटिकल होता है, कुछ लोगों का मैथ्स कैलकुलेटिव होता है, कुछ का टेक्निकल होता है। हर प्रकार के अलग अलग सेट होते हैं। जिस प्रकार का आपका ब्रेन का सेट है, जिस प्रकार की आपका पैटर्न है, सबसे पहले पैटर्न को पहचानना चाहिए। लोग अपने पैटर्न को पहचान नहीं पाते हैं। आपकी जो है दिमाग की प्रवृत्तियां कला की तरफ जा रही हैं और साइंस की तरफ आप आगे बढ़ जाते हो तो असफलता मिल जाती है। आपको करना चाहिए लॉ और आप कर बैठते हो MBA, उसका अलग आप मार्केटिंग करना चाहते हो। आपकी प्रगति जो है लॉ की है। आप लॉजिकल हो, आप लॉजिक से किसी को परास्त करने में माहिर हो, लेकिन आप जो है वहाँ मार्केटिंग के लिए हाथ जोड़ते हो। तो ऐसे हमारी प्रवृत्तियां गड़बड़ाती हैं। आप देखोगे किसी व्यक्ति को थोड़ी देर आप बात करते हो, अनुभवी व्यक्ति हम बात करें, अगर साइकियाट्रिस्ट की बात करें या कोई भी जो दुनिया का अनुभवी व्यक्ति, जैसे इवन हम लोग ही जब बात करते हैं तो थोड़ी देर बात करने में हमें समझ में आ जाता है कि आदमी किस कैपेसिटी का है, किस प्रकार का उसकी दिशा है, किस प्रकार का सेट है। तो ये इसमें मेरा बार बार हमेशा टीचिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग जाते हैं तो हम लोग टीचर्स से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बच्चों को कम से कम बताइए। आपको लगता है कोई 15,000 रुपए देके काउंसलिंग कराने जाए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि 15,000 की काउंसलिंग बच्चा कराने जाता है, उसको एक प्रश्न सेट दे दिया जाता है, प्रश्नों की हल करता है, उसके बाद वो टीचर बैठ के उसका एनालिसिस निकाल देते हैं। आधे घंटे 2 घंटे की प्रोसेस होती है। इसमें बहुत कुछ सही निकल पाएगा गारंटी नहीं है। लेकिन जो टीचर बच्चे को 4-5 साल लगातार वॉच कर रहा है, लगातार प्राइमरी से लेके मिडिल तक जहां तक पढ़ा रहा है, उसको 100% समझ में आ जाता है कि बच्चे का सेट क्या है। लेकिन वो पेरेंट्स बुरा मान जाएंगे। पेरेंट्स कर रहे हैं IIT कर रहे हैं तो बेचारा वो IIT बोल देता है, पेरेंट कह रहे नहीं UPSC तो UPSC बोल देता है। तो टीचर्स की बड़ी जिम्मेदारी है। भारत में बहुत बड़ी आवश्यकता है कि बच्चों को हम बताएं कि बच्चा ये खिलाड़ी है, ये बच्चा जो है लॉयर है, ये बच्चा जो है पुलिस ऑफिसर है, ये बच्चा एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये HR का बंदा है, ये मार्केटिंग में माहिर है, ये बिजनेस करेगा। जो भी है आप टीचर्स को बताना पड़ेगा, टीचर्स को बताना चाहिए। उससे बच्चे को दिशा मिलेगी, दिशा में उसको आगे बढ़ेगा तो सफलता मिलेगी। ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति एक ही चीज के लिए, हर बच्चा बचपन में या तो इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए हम सोच लेते हैं पहले, फिर उसके बाद जब वो 12th पास करके इंजीनियरिंग मेडिकल में सही जगह नहीं पा पाता है तो अगला हमारा टारगेट UPSC हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों को दिग्भ्रमित करने वाली स्थिति है। इसका दुष्परिणाम आप देखेंगे, बड़ी संख्या में डिप्रेशन हमें समाज में दिखाई दे रहा है, बड़ी संख्या में बच्चों की, युवाओं की सुसाइड हमें दिखाई दे रही है। उसके पीछे कारण यही है। तो इसमें पेरेंट्स की और टीचर्स की जिम्मेदारी है कि हम समझें, स्टूडेंट की जिम्मेदारी है स्वयं को समझें, वो देख लें कि उनकी क्या प्रवृत्ति है, क्या मजा आता है, उनको क्या चीज अच्छी लगती है पढ़ने में, किस प्रकार के इंटरेस्ट हैं उनके, और उस हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। जी सर, जब हम सोसाइटी में देखते हैं काफ़ी लोग आपको फॉलो करते हैं, अपना आइडियल मानते हैं। पुलिसिंग में लेकर जब हम बात करते हैं तो लोग बोलते हैं वो कन्वेंशनल चीज़ें अभी तक चली आ रही, लेकिन डॉक्टर प्रशांत चौबे कैसे सोचते हैं कि सत्यकाम वॉलंटियर और ये जो नए नए इनिशिएटिव्स आप लेते हैं जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। जैसे हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स में अक्सर न्यूज़ आपकी मिलती है कि आपने इतने सारे सीनियर सिटीजन से उनकी प्रॉब्लम्स को दूर किया, किसी को बेटे से परेशानी थी, किसी ने कुछ किया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप सोचते हैं, उसके अलावा आप इसको मैनेज कैसे करते हैं हेक्टिक शेड्यूल के बावजूद? ये देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि मेरा परसेप्शन शुरू से रहा है। इवन मेरे घर वाले कहते हैं कि अगर इन्हें परेशान करना है तो इनको बिना काम छोड़ दो, तो मैं परेशान हो जाता हूँ। काम, हमारा परसेप्शन, हमारे मन का परसेप्शन हमें डिपेंड करता है कि हम कैसे कितना काम करेंगे। मेरे माइंड का परसेप्शन ये है कि बाय डिफॉल्ट काम करना है और जो बचा टाइम उसमें आराम करना है। आराम के लिए नहीं बने, किसी मनोरंजन के लिए बने, काम के लिए जितना टाइम ईश्वर ने दिया है अधिकतम काम करना है। तो कोशिश में करता हूँ लगातार काम करें, तो इसलिए लंबा टाइम मिल जाता है। इवन लिखने का भी टाइम मिल जाता है, पढ़ने का भी टाइम मिल जाता है। वीकली एक बार जरूर मैं लिखने बैठता हूँ, वो चाहे स्टोरी हो चाहे उपन्यास हो। और अभी तक 6 किताबें मेरी पब्लिश हो चुकी हैं और लगातार काम जारी है। पुलिसिंग पे भी लिखता हूँ और साहित्य भी लिखता हूँ। तो इसमें, और जहाँ हम काम कर रहे हैं, हर काम में आप किसी भी रूप में काम कर रहे हैं। एक बार एक गुरु नानक देव जी की एक कहानी है, बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा था कि हम जो भी करें सच्चा सौदा करें। सच्चा सौदा वो है जो ईमान का सौदा है, और हम जो काम कर रहे हैं भगवान की नौकरी समझ के करें, सुल्तान की नौकरी समझ के काम नहीं करना है। हर व्यक्ति को भगवान ने, ईश्वर ने काम अलॉट कर रखा है। टीचर का काम पढ़ाना है, गृहिणी का काम खाना बनाना है,
बच्चे का काम पढ़ना है, पुलिस वाले का काम सुरक्षा करना है। तो जिस भी रूप में हम काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भगवान की नौकरी कर रहे हैं। और अगर हम एक ईश्वर की नौकरी कर रहे हैं तो उसमें हमें ईश्वर की नौकरी के रूप में हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो भी व्यक्ति आ रहा है वो व्यक्ति आपसे अपेक्षाएं लेके आ रहा है, क्योंकि आपको किसी रूप में ईश्वर ने उस लायक बनाया कि आप उस पर बैठे हुए। तो ऑब्वियसली हमें उससे इरिटेट नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम कैसे उस काम को अच्छे से करें। अब कोई भी काम करना है, रूटीन पैटर्न में करना है, तो एक ही पैटर्न में करते करते कहीं ना कहीं एक स्थायित्व आ जाता है, जड़त्व आ जाता है, इनर्सी आ जाता है काम करने में। तो काम करने का जो नया स्टाइल है उसको अडॉप्ट करके आप इनोवेशन से काम करेंगे तो काम में नयापन आएगा, मजा आएगा। इनोवेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमिना है नए जमाने की। और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव जो व्यू है, सरकारी जो तंत्र है, इसमें इनोवेशन की बहुत आवश्यकता है। जैसे पुलिसिंग को लेके कोई भी चीज़ है उसको एक नए इनोवेटिव आइडिया के रूप में लॉन्च करना, उसको एस्टैब्लिश करना, उसको नाम देना, उसके बाद फिर लोगों को जोड़ना, अगर इसको करते हैं तो बड़े लाभ इसमें मिलते हैं। बड़ी संख्या में लोग जुड़ जाते हैं, लोगों को भी अच्छा लगता है, हमारे पुलिस स्टाफ को भी अच्छा लगता है, और मीडिया में, समाज में अच्छा एक मैसेज चला जाता है। सीनियर सिटीजन की आपने एक बात की, अभी तो बुजुर्गों की बहुत सारी समस्याएं ऐसी सामने आती हैं जिनके लिए कोई फोरम नहीं है। वो पुलिस थाने में जाते हैं तो असंज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, कोर्ट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सिविल सूट होता है, तो उसमें लंबी एक प्रोसेस उनको अपनानी पड़ती है। और समस्या वही है, अगर घर में बेटा परेशान कर रहा है, एक छत के नीचे उनको रहना है साथ में, तो परेशानी यथावत बनी रहती है। पुलिस थाने जाके वो लौट के आएंगे, फिर वो परेशानी मिलेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं एक फोरम की कमी मेरे को महसूस हुई, खासकर इंदौर में और सभी मेट्रोज में। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की समस्याएं हैं, जो बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन हैं, जो अकेले सीनियर सिटीजन के बच्चे जो है बाहर कहीं काम करने चले गए हैं, वो परेशान हैं किसी बीमारी से, किसी रूप से, और उनकी परेशानियां हैं कि उनको सॉफ्ट टारगेट लोग बना लेते हैं, या तो फ्रॉड का सॉफ्ट टारगेट बना लेते हैं, अपराध का सॉफ्ट टारगेट बना लेते हैं, कहीं ना कहीं इनकी प्रॉपर्टीज पे कब्जा करने का प्रयास करने लगते हैं। प्लम्बर आया, उसने 15,000 ले लिए, 5,000 काम करके चला गया, आप ढूंढो कहाँ ढूंढोगे, किससे बात करोगे। थाने जाओगे तो थाने वाला कहेगा ठीक है भाई हमारा काम नहीं है, पुलिस कोई ऑफेंस तो है नहीं। फिर आपको कोर्ट जाने के लिए वकील अडॉप्ट करना, लंबी प्रोसेस करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, खड़े रहना, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका हल नहीं था। तो ऐसे में हम लोगों ने एक फोरम शुरू किया, ये जनता के लिए के सिद्धांत पे काम करता है, जिसमें हमारे कोर कमेटी में जनता के जो लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, कुछ अन्य लोग हैं, समाज के वरिष्ठ लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, वो लोग मिलकर इस पूरे फोरम को चलाते हैं। मैं बैक में सपोर्ट करता हूँ, और हम लोगों ने अभी तक 26,000 मेंबर्स बनाए हैं, जिनके आई कार्ड इशू भी है मेरे साइन से। उनको विभिन्न हॉस्पिटल्स में डिस्काउंट मिलता है। हमारी हर वीक में एक काउंसलिंग होती है, जिसमें हफ्ते भर के केस हम लोग लगाते हैं। बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग आते हैं और बड़ी संख्या में रिलीफ मिलता है। इवन हम लोगों ने जब इसको शुरू किया था तब भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा फोरम बन जाएगा, इतनी सफलता मिलेगी, क्योंकि हम लोगों को भी अंदाज नहीं था कि अपनी कितनी इसमें सफलता का रेशियो क्या होगा, इसका क्या लीगल फ्रेमवर्क होगा। लेकिन फॉर्चुनेटली बहुत सफलता मिली, बड़े संख्या में लोग इसमें लाभान्वित होते हैं और न्याय मिलता है, क्योंकि सामने दोनों पार्टीज होती हैं और इसमें ना कोई किसी प्रकार की कोई भी सिफारिश चलती है, ना किसी प्रकार का कोई अन्य प्रलोभन चलता है। लोगों को मालूम है कि इस फोरम में बात जाने के बाद सिर्फ न्याय की बात होगी, दोनों के सामने बैठना होगा, दोनों पक्षों को, आपने गलती की है तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, उसकी रेमेडी क्या है वो आपको बतानी पड़ेगी और हल हो जाएगा। तो ऐसे बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको इनोवेटिव आइडिया के साथ करें, नवाचार के रूप में अपने काम की पद्धति को चेंज करेंगे तो आपको मजा आएगा, नई एनर्जी के साथ काम करने में ज़्यादा आउटपुट दे पाएंगे। जी, जब हम सर स्टूडेंट्स को देखते हैं जो तैयारी के लिए हमारे पास आते हैं, उनमें 50% स्टूडेंट्स के साथ दो चैलेंजेस साथ में चलते हैं। एक सपोर्ट सिस्टम की कमी, उनको हमेशा लगता है कि दे आर द डिसीजन मेकर्स, कि हम कर लेंगे, हम जो लेंगे, जबकि उनके स्टेट ऑफ माइंड अभी उस स्टेट पर नहीं है कि वो अपने डिसीजंस उतने प्रॉपर ले सकें। और दूसरा है एक मोटिवेशन का सोर्स, हमारे अंदर न ढूंढते हुए वो बाहर अपना मोटिवेशन तलाशते हैं। तो आप जैसे लोगों के जो इंटरव्यूज़ हैं वो लोगों को काफ़ी हेल्प करते हैं। तो इस ड्यूरेशन में हमें कितना संयमित रहने की ज़रूरत होती है? बिल्कुल, संयम जो है जीवन में बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि आपने बताया कि एक दुविधा या द्वंद्व की स्थिति होती है कि वो तो डिसीजन मेकर अपने आप को समझ रहे हैं, दूसरा मोटिवेशन की कमी है। मोटिवेशन जैसे कि घर की सुरक्षा होती है, आप घर से जब भी आप बाहर जाते हो, टॉकीज फिल्म देखने के लिए कहीं और जाते हो, रोज आपको ताला लगाना पड़ता है, ख्याल से ताला लगाना पड़ता है। जिस दिन आप ताला लगाना भूल जाते हो उस दिन आपको
अपराध होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली समाज में हर प्रकार के लोग हैं, इतने जिम्मेदार लोग नहीं है कि हम ये अपेक्षा कर लें कि हमने ताला नहीं लगाया और चोरी नहीं होगी जी। गाड़ी आप खड़ी करते हैं तो गाड़ी में भी आप लॉक लगाते हैं, अपनी व्यवस्था करते हैं। वैसे ही मोटिवेशन जो है प्रतिदिन का विषय है। प्रतिदिन आपको सुबह उठने के साथ अपने आप को मोटिवेट करना होगा, अपने आप को चुनौतियां भी देखनी होंगी, संघर्ष भी देखने होंगे, साथ में आत्मविश्वास भी गेन करना पड़ेगा। हो क्या रहा है, इम्बैलेंस जो होता है, या तो हम आत्मविश्वास गेन करते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, या हम चुनौतियां संघर्ष देखते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, हमारा काम नेगेटिव हार्मोन्स प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। तो एक तो मोटिवेशन की बात कि मोटिवेशन रोज का विषय है, घर से निकलने में ताला लगाना है, सुबह उठने के बाद अपने आप को मोटिवेट करना है। अब मोटिवेट आप कैसे होते हैं, वो एक बड़ा विषय है कि मोटिवेट आप अपने फैमिली मेंबर्स से होते हैं, पिताजी को देख के होते हैं, घर परिवार की स्थिति को देख के होते हैं, महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ के होते हैं, रामचरितमानस का पाठ करके होते हैं, ईश्वर की आराधना करके होते हैं, किसी का इंटरव्यू देख के होते हैं, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के होते हैं। जो भी आप जिस भी रूप में आप मोटिवेट हो रहे हैं, उससे आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। आदमी का जो व्यक्ति का मन है, मानव का जो मन है, वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही प्रोडक्टिव है, बहुत ही फर्टाइल भूमि है, लेकिन यही जो है सारे प्रसाद की जड़ भी है। अगर आपका मन मोटिवेटेड है, आपने अपने मन को चलाना शुरू कर दिया, मन आपको चलाएगा तो आप परेशान हो गए। अगर आप जो अर्जुन की जो रथ है महाभारत में, उसमें अगर कृष्ण बैठे हैं सारथी बन के, तो रथ सही जा रहा है, विजय 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 मिल रही है। लेकिन अगर उसके आपने अपने मन को अपने रथ का सारथी बना दिया, तो वो मन जो है कृष्ण नहीं है। कृष्ण जो है आपका सुपर ईगो है, आपका जो है आपका सोल है, आपके अंदर का कर्तव्य निष्ठा, आपकी सत्य, आपकी जो है कर्म परायणता, आपकी बड़ों के प्रति आपका जो लगाव है, जो उनके प्रति आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, वो आपका सारथी होना चाहिए। मन आपका सारथी नहीं होना चाहिए। अगर मन आपका सारथी होगा तो नेचुरली मन आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, वो आराम में ले जाएगा, वो ऐसी चीजों में ले जाएगा जहां आपको क्षणिक मजा आएगा कि भाई चलते हैं पब में जाके अपन कुछ ऐसा करके आते हैं, आप ऐसा करते हैं, कुछ गलत करके आते हैं। ये चीज आप करेंगे तो आप निश्चित तौर पर आप नीचे तरफ जाएंगे, आप डाउन टूवर्ड्स होंगे और आपको असफलता मिलेगी। तो आपको अपना जो रथ है आपके जीवन का, उस पर आपको सारथी बनाना पड़ेगा, अपनी अच्छी चीजों को, अपने सुपर ईगोस को अपना सारथी बनाना पड़ेगा। वो जब सारथी बन के चलेंगे तो आपको कृष्ण की तरह सारथी मिल जाएगा, फिर आप जो है लक्ष्य वेदन में सफल हो सकेंगे। तो एक तो ये कि अपने आप को मोटिवेट रखना है, मन को नियंत्रण करेंगे तो मोटिवेट होंगे। मन ही आपको हताशा में ले जाता है, मन ही उत्साह में ले जाता है। उत्साह रखना है, बैलेंस बना के रखना है। हमने को ये ध्यान रखना है कि आज की चुनौतियां ये हैं कि हमें इतनी पढ़ाई करनी है, ये काम भी करना है, स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, व्हाट्सएवर आप जो काम करते हो वो काम भी करना है, और इतना टारगेट हमें दिन में पूरा करना है। ये सुबह उठने के साथ आपको मोटिवेट करना है। फिर आपको अपने आत्मविश्वास दिलाना पड़ेगा, मैंने ये कर लिया है, मैंने ये कर लिया है, मैंने ये कर लिया है, इतना करने के बाद मैं सिलेक्शन की स्थिति में आ जाऊंगा। ये आपका मोटिवेशन हुआ, आत्मविश्वास हो गया। चैलेंजेस नहीं यार, लेकिन पढ़ाई जो है टफ है, करनी पड़ेगी, कल का टारगेट पूरा नहीं हुआ था, पिछला हफ्ता खराब गया है, इस हफ्ते में ज्यादा मेहनत करनी है, मैं करूंगा, ये दृढ़ता। इस प्रकार से आपको 2-3 चीजों का मिक्सचर और बैलेंस जब आप बना के खड़े होंगे सुबह उठने के साथ, और सुबह उठने के बाद आप एक विचार करेंगे अपने डे प्लान पर, हर स्टूडेंट को करना चाहिए। और जो भी लोग हम देखते हैं अच्छा काम करते हैं, जिनकी हम देखते हैं कि इनकी कर उपादेयता ज्यादा है, वो सभी सबसे पहले अपने खुद की मीटिंग लेते हैं, अपने मन की टूल्स की सुबह मीटिंग लेते हैं। सुबह उठने के बाद आप 5 मिनट अपने बेड पर ही उठ के मीटिंग लें अपने टूल्स की, भाई क्या क्या है तुम्हारा, क्या क्या काम है, क्या टारगेट है, किसका टारगेट है आज, कितना मनोरंजन है, कितना मेहनत है, कितना काम है, कितनी पढ़ाई है, क्या टाइमिंग्स है, कितने बजे से कितने बजे तक क्या करना है, सारा फिक्स करते हैं। पुराना एनालिसिस कर लेते हैं, कल का गलत हुआ, पिछला हफ्ता वीक था, कमजोर था, अच्छा था, अगला हफ्ता कैसे होगा, किन किन से आज मीटिंग करेंगे, क्या क्या मीटिंग तय है, किन किन से फोन से बात करनी है, क्या किताबें लेनी है, क्या लाइब्रेरीज में जाना है, किस प्रकार से सारा ओवरऑल कोचिंग जो भी सेंटर सब कुछ आपका पूरा चलेगा। तो एक तो ये करके हम मोटिवेट हो। दूसरा, संयम की आपने बात करी, तो निश्चित तौर पर संयम बहुत ही जरूरी है, क्योंकि संयम भी वही है कि अगर आपका जो लाइफ है वो आपके सुपर ईगो से डील होगी तो आप संयम में रहेंगे, और आपका इड अगर आपकी तरफ लाइफ को ड्राइव करेगा, आपका सारथी अगर आपका मन बन जाएगा, तो मन ऑब्वियसली चंचल होता है, मन आपको इनर्शिया में ले जाता है, जड़त्व में ले जाता है, मन आपको कंफर्ट में ले जाता है, कंफर्ट से बाहर आने नहीं देता है। कंफर्ट आपकी आराम है, कंफर्ट आपका दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करना है, कंफर्ट आपका नशा करना है, कंफर्ट आपका जो है फिल्म देखना है। तो आपको जब कंफर्ट से डिस्कंफर्ट में आएंगे तभी आप संघर्ष करेंगे तो सफलता मिलेगी। तो संयम बहुत जरूरी है, और संयम के लिए सुपर ईगो को मजबूत बनाना आवश्यक है। जी सर, एक प्रोग्राम है अभिप्रेरणा, ये प्रोग्राम क्या है?
अभिप्रेरणा के माध्यम से यूट्यूब में आप अगर सर्च करेगा, कोई भी डॉक्टर प्रशांत चौबे नाम से सर्च करेंगे तो मेरे 25-30 वीडियोस हैं। अभिप्रेरणा, जैसे कि अब बात कर रहे थे अभी मोटिवेशन की, तो कई स्टूडेंट्स आते थे, फिर एक चैनल वाले उन्होंने संपर्क किया, उन्होंने कहा कि सर ऐसे प्रोग्राम बनाया जाए जिसमें आप विभिन्न विषयों पर, जो मोटिवेशन के विषय हैं उनमें आप लोगों को बताएं, ताकि अगर पूछे तो उसको हम बता सकें, तत्काल रेडी मटेरियल उनको दे सकें। तो विभिन्न विषय जो होते हैं विद्यार्थी जीवन में, हमारे जो लीडरशिप के स्किल्स हैं, इन सब पे अलग अलग टॉपिक पे, वो जो है टाइम मैनेजमेंट, हमारा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, सेल्फ एनालिसिस है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, ईगो है, सच है, झूठ है, उत्साह है, सब सारे टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियोस जो है, करीब 26-27 वीडियोस मेरे ख्याल से हो गए होंगे, वो यूट्यूब पे हैं। और उन वीडियोस के माध्यम से पूरी बात को मैंने रखा है कि एक तो ये कि क्या चीज क्या है, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, व्हाट टू डू, करना क्या है, कैसे करने पे क्या होगा। तो एक सिंपल सी भाषा में समझाने का प्रयास किया है, ताकि जो युवा वर्ग है, स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो मोटिवेट हो। और अगर कोई दिक्कत है तो, जैसे कि मोटिवेशन रोज का विषय होता है, तो किसी विषय में अगर ऐसी बात लग रही है तो उसको देख के 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो देख के आदमी कुछ लाभ ले सके, इसलिए बनाएंगे। जी जी। सर, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, उनके लिए आपका एक शॉर्ट मैसेज क्या है? मेरा शॉर्ट मैसेज यही है कि जीवन कर्म है, मेहनत है, संघर्ष है, संघर्ष ही लोग पूजे जाता है, संघर्ष के लिए ही आपको जाना जाएगा। तो संघर्ष करें, मेहनत से डरे नहीं, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, लॉन्ग कट में जाना है। सिलेबस है, जीवन में सबसे सरल काम पढ़ाई करना है, और पढ़ाई करने से अगर आप डरते बचते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आप अगर कल्पना करें कि एक दुकान में बैठ के दुकान खोलना आप चाहेंगे तो आपको पता चला है कितना संघर्ष है। आप एक बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे तो पता चला है कितना संघर्ष है। इन सबसे आप देखें, घर में कमरे के अंदर पंखा चला के बैठ के लाइट जला के पढ़ाई करना सबसे आसान टास्क है, और वो आसान टास्क आपको कितनी बड़ी उपलब्धियां देता है, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके किसी देश की एम्बेसी में भारत का रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप आईएएस बन के किसी डिपार्टमेंट में भारत की पूरी नीति रीति बदल सकते हो, बना सकते हो, कितने बड़े टास्क आपके पास मिलते हैं। तो ऐसे में पढ़ाई बहुत ही आसान सा, बहुत उपादेयता देने वाला काम है। इस कर्म को शिद्दत से करना है, पूरे बाई डिफॉल्ट पढ़ाई आपका काम है, तो बाई डिफॉल्ट पढ़ाई करनी है। आराम, खाना पीना, मनोरंजन, ये एक्सेप्शन है, दिन का एक्सेप्शन है कि दिन में एक्सेप्शनली हो गया, 4 घंटे सो लिया। हमारे बड़े जो लोग हैं उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि अगर आप युवा हैं और दिन में 24 घंटे में आपकी 4-5 घंटे नींद हो रही है तो सफिशिएंट नींद है, क्योंकि आपकी वो नींद बहुत डीप स्लीप होती है। डीप स्लीप में 5 घंटे सोना सफिशिएंट है, बाकी टाइम काम करना है, काम को प्लान करना है, दिन भर की प्लानिंग सुबह ही तैयार कर लेनी है और डट जाना है, लगातार अंधे रूप से पढ़ाई में जुटे रहना है, सफलता निश्चित मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे बीच सुपर ऑफिसर जिन्होंने आपके बीच अपनी बात रखी, और आप भी मोटिवेटेड रहे। इन 2 लाइनों के साथ मैं अपने इंटरव्यू को यहाँ खत्म करता हूँ। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार क्या।